गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो आज डी ब्लॉक के ही चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोगों ने डी ब्लॉक के नेचर ऑफ ऑक्साइड पे बात किया था, जहां पर 3 तरह के कैरेक्टर को डिस्कस किया गया था, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और एम्फोटेरिक। उसी में आगे बढ़ेंगे। अगला जो सिलेबस में पार्ट है वो पार्ट है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड के बाद नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट ऑफ फर्स्ट रो मेटल्स। इसके बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बात आपको याद रखना है यहां से, जो नेचर ऑक्साइड का वही नेचर होता है हाइड्रोक्साइड का। दोनों का नेचर सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑक्साइड एसिडिक है तो हाइड्रोक्साइड भी एसिडिक नेचर का होगा। अगर ऑक्साइड बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होगा। अगर ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी, तो ये भी एम्फोटेरिक होगा, जिसको उभयधर्मी नाम देंगे। एसिडिक का मतलब अम्लीय, बेसिक का मतलब क्षारीय और एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी। तो जो ऑक्साइड का नेचर वही आपका नेचर होगा हाइड्रोक्साइड का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हम लोगों का, सॉल्ट ऑफ फर्स्ट रो मेटल्स। क्या क्या सॉल्ट फर्स्ट रो मेटल्स बनाएगा, जिसमें हम लोग नेचर ऑफ हेलाइड्स पढ़ेंगे पहले। नेचर ऑफ हेलाइड, हेलाइड कैसे बनता है। हेलाइड हेलोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है। किसी मेटल का हेलोजन के साथ आप रिएक्ट करा दें, हेलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 एलिमेंट, वर्ग 17 का तत्व जितना भी है वह हेलोजन है। तो हेलोजन के साथ कॉम्बिनेशन कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वह आपका हेलाइड कहलाता है। तो ध्यान देना है कि जितने भी मेटल्स हैं आपके डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन एलिमेंट में, वे सारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपके हेलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे कॉपर 2 तरह का हेलाइड बनाएगा, है ना। कॉपर 2 तरह का हेलाइड बनाएगा। एक बनाएगा क्यूप्रस, एक बनाएगा क्यूप्रिक। 2 तरह का हेलाइड कॉपर बनाता है। एक बनाता है क्यूप्रस हेलाइड, एक बनाता है क्यूप्रिक हेलाइड। उसी तरह से सिल्वर, सिल्वर पे बात करें, LAG सिल्वर, एक ही प्रकार का हेलाइड बनाएगा। किस टाइप का, AgX टाइप का। AgX जैसे AgF हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, AgI हो गया। ये सारे सिल्वर के हेलाइड है, ध्यान देंगे। ये सारे के सारे आपके सिल्वर के हेलाइड है। Ag आपका एक ही तरह का हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहां पर क्या ध्यान में रखना है, सिल्वर हेलाइड में एक छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है कि जितने भी सिल्वर हेलाइड है उन सारे हेलाइडों का अगर अमोनिया में उसको डिसॉल्व किया जाए
तो घुलनशीलता का क्या फैक्ट है, ये पूछा जाता है। ये जितने भी हेलाइड है अगर अमोनिया में AgF, AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर के हेलाइड पे बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिल्वर के हेलाइड है, अगर इस सिल्वर के हेलाइड को आप अमोनिया में डिसॉल्व करें तो क्या ऑर्डर बनेगा डिसोल्यूशन का, कौन ज्यादा डिसॉल्व होगा, कौन कम डिसॉल्व होगा। तो अमोनिया में डिसोल्यूशन सबसे ज्यादा AgCl का होगा, उसके बाद AgBr का, एंड सबसे कम AgI का होगा अमोनिया में। AgF की बात यहां नहीं करेंगे। तो AgCl, AgBr, AgI, ये तीन कंपाउंड है। अमोनिया में घुलनशीलता का क्रम लिखा गया है कि AgCl सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा और AgI में डिसॉल्व होने का टेंडेंसी कम होगा। दूसरी बात कि ये जितने भी हेलाइड हैं सिल्वर के, इसमें AgF जल में घुलनशील है, ये भी याद रखिएगा, जल में घुलनशील है। लेकिन AgCl, AgBr, AgI ये तीनों जल में अभिलय है। ये सिल्वर हेलाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सिल्वर हेलाइड पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक अमोनिया में घुलनशीलता और एक जल में घुलनशीलता, जहां पर AgF घुलनशील है। AgF को छोड़ाकर सारे हेलाइड, AgCl हो, AgBr हो, AgI हो, ये सारे जल में आपके अविलय हैं। ये वाटर में आपके इंसोल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये सिल्वर के हेलाइड पे बातें हुई। अब थोड़ा यहाँ कॉपर वाले हेलाइड को देखते हैं, एक मिनट कॉपर के हेलाइड पे भी बात कर ले हम लोग। तो कॉपर में दो तरह का हेलाइड बन रहा है, क्यूप्रस और एक बन रहा है क्यूप्रिक। Cu जब प्लस स्टेट में रहता है तो उसको क्यूप्रक बोलते हैं, और Cu2+ रहता है तो उसको क्यूप्रिक बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे Cu2Cl2 ये क्यूप्रस का हो गया, और CuCl2 ये आपका क्यूप्रिक का हो गया। तो ये दो टर्म को आपको याद रखना है। क्यूप्रस में कॉपर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और क्यूप्रिक में कॉपर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसी तरह से गोल्ड के हेलाइड पे बात करें, गोल्ड Au, ये दो तरह का हेलाइड बनाता है। टाइप में देखिए क्या है, एक बनाता है AuX, एक बनाता है AuCl3। दो तरह का, जैसे AuCl बनाएगा, AuCl3 भी बनाएगा, AuBr बनाएगा, AuBr3 भी बनाएगा। तो गोल्ड के पास, Au के पास दो तरह के हेलाइड को बनाने का टेंडेंसी है, जिसमें एक आपका सिंपल सा AuX टाइप का होगा, गोल्ड का फॉर्मूला Au होता है, और सेकेंड AuX3 टाइप का होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये सॉल्ट में पहला कैटेगरी हुआ हेलाइड का, ध्यान देंगे। यहां से एक चीज और ध्यान में आपको रखना है, प्रकाश संवेदी होने के कारण लाइट को पास होने देगा। AgBr को फोटोग्राफिक प्लेट में भी यूज करते हैं। ये यूज आप ध्यान में रखिएगा। प्रकाश संवेदी होने के कारण AgBr को फोटोग्राफिक प्लेट में यूज करते हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका रहा, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हेलाइड्स के ऊपर। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे।
अब जैसे यहां से अब एक प्रश्न है, उस प्रश्न को कर ले तब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखिएगा क्या है कि संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, हेलोजन के साथ बाइनरी का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, बाइनरी यौगिक बनाते हैं। बाइनरी का मतलब जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। हेलोजन के साथ बाइनरी यौगिक बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF3 यौगिक बनाएगा, MF3 यौगिक बनाएगा, यानी M पे +3 चार्ज आना चाहिए। ऑप्शन है क्रोमियम, कोबाल्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका Na, फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। ये चार ऑप्शन है आपके पास। इन चारों में बताना है कि यौगिक हेलोजन के साथ कौन सा +3 स्टेट में बनाएगा, कौन सा मेटल +3 स्टेट में बनाएगा। तो देखिए यहां से एक चीज सीखिए कि कॉपर का अभी बताए ये या तो प्लस में बनाएगा या तो 2+ में बनाएगा, तो इस ऑप्शन को आप हटा दीजिए। निकेल जनरली 2+ में ही कंपाउंड बनाना पसंद करता है, ध्यान दीजिएगा। निकेल का जो कंपाउंड है वो जनरली +2 में ही ज्यादा बनता है, तो इस ऑप्शन को भी आप हटा दीजिए। निकेल +2 में कंपाउंड बनाना ज्यादा पसंद करेगा। आपसे कभी पूछा जाए कि निकेल का कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था यौगिक बनाने के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो +2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोनों हो जाएगा, क्रोमियम भी और कॉपर भी, क्योंकि ये दोनों +3 स्टेट में यौगिक बना सकते हैं, हेलोजन के साथ यौगिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम एंड कोबाल्ट। एंड यहां से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकेल के बारे में आपको मिला कि निकेल जब भी कंपाउंड बनाएगा +2 में बनाएगा, +2 में कंपाउंड बनाना पसंद करता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए और यहां से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है उस इंफॉर्मेशन को जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ये सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस में जाइएगा डी ब्लॉक का, तो सॉल्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में आपको मिलेगा, जिसमें से पहला हेलाइड के प्रकृति पे बात किए, नेचर ऑफ हेलाइड पे। चलिए आगे बढ़ेंगे सॉल्ट के क्या ही कैटेगरी में। सॉल्ट के ही कैटेगरी में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोगों को डिस्कस करना है सॉल्ट के ही कैटेगरी में। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट डिस्कस करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 बोलेंगे। और एक पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको KMnO4 बोलेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम लोगों को डिस्कस करने हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो देखिए पहला चीज क्या याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट किस अयस्क से बनेगा, किस अयस्क को यहाँ पर यूज करेंगे, किस ओर को यहाँ पर यूज करने वाले हैं बनाने के लिए। क्रोमाइट ओर नाम हो, FeCr2O4। क्रोमाइट ओर से K2Cr2O7 को बनाते हैं सबसे पहली बात। तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए किस ओर का यूज किया जाता है, वो आपका क्रोमाइट ओर है। फार्मूला क्या है, FeCr2O4।
ध्यान देंगे। चलिए अब इसके प्रॉपर्टीज पे बात कर ले, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रॉपर्टीज पे बात कर ले, K2Cr2O7 के प्रॉपर्टीज पे बात कर ले। तो सबसे पहली बात कि ये नारंगी कलर का है, इसका जो क्रिस्टलीय होगा, क्रिस्टलीय कलर होगा ठोस अवस्था में वह नारंगी रंग का होता है। ध्यान दीजिएगा, K2Cr2O7 नारंगी रंग का चमकदार पदार्थ है। ठंडे जल में, ठंडा जल, ठंडे जल में कम घुलनशील है, ज्यादा घुलेगा नहीं ठंडा जल में, ठंडे जल में कम घुलनशील है, परंतु गर्म जल में ज्यादा घुलनशील है। हॉट वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगा, हॉट वाटर में इसका सॉल्युबिलिटी आपको ज्यादा मिलने वाला है। ध्यान देंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगले गुण की तरफ। दूसरी बात, अगला जो प्रॉपर्टीज है देखिए, एक होता है K2Cr4 और एक होता है K2Cr2O7। इसको पोटेशियम क्रोमेट बोलेंगे और इसको हम लोग नाम देते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। CrO4 से ही Cr2O7 बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो क्रोमेट आयन है CrO4 और Cr2O7 2- और 2+2- यहां भी, तो इससे ही ये बनेगा। इसका सेम यूनिट ऐड कर दीजिए, डाइक्रोमेट आपको मिल जाएगा। ये जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट का फॉर्म है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। ध्यान दीजिएगा, एक्वस सॉल्यूशन में पीएच पे ये सारा बात डिपेंड करता है। किस तरह से, तो देखिए जरा, अगर K2Cr2O7 को आप एसिड के कंडीशन में ले लें, है ना, तो ये क्रोमेट देता है, और वही बेसिक कंडीशन ले ले तो ये फिर डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ध्यान में रखना है, क्रोमेट से आप डाइक्रोमेट भी जा सकते हैं और डाइक्रोमेट से क्रोमेट भी आ सकते हैं। अगर आप एसिडिक कंडीशन में जाते हैं तो आप क्रोमेट में कन्वर्ट कीजिएगा कंपाउंड को, K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में क्रोमेट में कन्वर्ट होगा, और वही बेसिक कंडीशन ले लेंगे तो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। तो यहां से एक बात याद रखना है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट ये दो वर्ड है, हिंदी में भी यही बात बोलेंगे, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, ये जो दो फॉर्म है, ये जो दो रूप है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। क्रोमेट से आप डाइक्रोमेट जा सकते हैं, डाइक्रोमेट से आप क्रोमेट आ सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा उस विलयन के पीएच पर। यानी पीएच में हम दो ही बात करते हैं, एसिडिक कंडीशन का और एक बेसिक कंडीशन का, अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम। अगर आप पीएच का वैल्यू 7 से नीचे ले जाते हैं तो अम्लीय माध्यम है, और 7 से ऊपर ले जाते हैं तो क्षारीय माध्यम है। तो पीएच के कंडीशन पे डिपेंड करेगा। एसिडिक कंडीशन में डाइक्रोमेट क्रोमेट पे कन्वर्ट होगा, वही आप OH- का मतलब बेसिक कंडीशन, आप बेसिक कंडीशन ले लीजिए तो क्रोमेट फिर से क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट में। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कि ध्यान में रखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है जहां पर इसका यूज होता है, टेस्ट का नाम है क्रोमाइड क्लोराइड टेस्ट। सबसे पहली बात कि टेस्ट क्यों किया जाता है,
धातु क्लोराइड के परीक्षण के लिए, कहीं पर धातु क्लोराइड अगर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसके परीक्षण के लिए इस टेस्ट का यूज होता है। धातु क्लोराइड, कोई भी धातु का क्लोराइड है, उसके परीक्षण के लिए क्रोमाइल क्लोराइड का यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो धातु क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाता है K2Cr2O7 के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो अगर यहां पर कंपाउंड बनता है कौन सा क्लोराइड? क्रोमाइल क्लोराइड। नारंगी लाल कलर का वाष्प निकलता है। मतलब सपोज कीजिए, इस तरह से समझिए कि आपको कोई सैंपल दे दिया गया कंपाउंड का, मान लीजिए कि ए सैंपल है, आपसे पूछा गया कि ये पता करना है कि ये क्या किसी धातु का क्लोराइड है, तो आप इसका रिएक्शन करा दिए K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अगर ये प्रोडक्ट वाष्प के तौर पे आता है और वाष्प आपका नारंगी लाल कलर का होता है, मतलब कि डेफिनेटली ये धातु का क्लोराइड है, और नहीं आता है तो धातु का क्लोराइड नहीं है। तो सबसे पहली बात कि K2Cr2O7 अभिकर्मक का यूज करते हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में, इसको ध्यान में रखना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है? तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट धातु क्लोराइड के परीक्षण के लिए यूज किया जाता है। पहचानने का तरीका क्या है कि जब आप टेस्ट को करेंगे, यानी किसी भी धातु क्लोराइड को K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो वहां से प्रोडक्ट के तौर पे क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा। अगर ये नारंगी लाल रंग का वाष्प होता है तो यहाँ पर धातु का क्लोराइड उपस्थित है, और नहीं है तो धातु का क्लोराइड उपस्थित नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण है टेस्ट। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जो वेपर निकल रहा है उसका कलर क्या है। कलर आपको याद रखना है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में कौन से रिएजेंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये K2Cr2O7 से जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट का कन्वर्जन ध्यान में रखिएगा। चलिए CrO4 2 माइनस H प्लस Cr2O7 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस OH माइनस कन्वर्ट होगा CrO4 2 माइनस में। ये कंडीशन एसिडिक है, ये कंडीशन बेसिक है। ध्यान में इस कंडीशन को आपको रखना है। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला जो कंपाउंड है हम लोगों का, वह कंपाउंड है पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। शायद यहाँ पर उल्टा लिखा गया है, इसको सही कर लें। यहाँ पर H प्लस कर दे और यहाँ पर OH माइनस करते हैं। अब ठीक है, क्योंकि एसिडिक में Cr2O7 में कन्वर्ट होगा और बेसिक में ये CrO4 में कन्वर्ट होगा। चलिए ये यहाँ पर एसिडिक में CrO4 से O7 की तरफ जाएंगे और O7 से CrO4 की तरफ बेसिक में जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो हम लोगों का कंपाउंड है वह पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4। तो उसी तरह से
इसको बनाने का क्या प्राइमरी कंपाउंड है, तो ये जिस अयस्क से बनेगा उस अयस्क का नाम है, उस अयस्क का नाम है पायरोलुसाइड ओर, जिसको कि नाम देते हैं MnO2। पायरोलुसाइड ओर से आप पोटेशियम पर मैग्नेट को बनाएंगे, सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। गहरे बैंगनी रंग का ये रहेगा, कलर याद रखिएगा, गहरे बैंगनी रंग का ये क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, गहरे बैंगनी रंग का, पर्पल कलर होगा एक तरह से। जल में घुलनशील है, जल में ये पूरा का पूरा घुलनशील है, ध्यान दीजिएगा। KClO4 पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ समाकृतिक होता है, आइसोमोर्फस, उसी के जैसा इसका गुण होगा, स्ट्रक्चर होगा। आपसे पूछा जाएगा कि KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट किसके साथ आइसोमोर्फस नेचर का, आइसोमोर्फस नेचर को प्रदर्शित करता है या किसके तरह समाकृतिक है, तो वो है KClO4 पोटेशियम क्लोराइड। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है। समाकृतिक आइसोमोर्फस का मतलब होता है कि दो कंपाउंड एक ही जैसा स्ट्रक्चर भी शो कर रहे हैं, एक ही जैसा नेचर भी शो कर रहे हैं, तो आइसोमोर्फस का है ना। एक क्रिस्टलीय ठोस, दो क्रिस्टलीय ठोस है, दोनों में नेचर सेम, दो क्रिस्टलीय ठोस है, दोनों में नेचर सेम है, आइसोमोर्फस का उदाहरण है। तो KMnO4 किसके साथ आइसोमोर्फस के नेचर को शो करेगा, KClO4 के साथ, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें KMnO4 में ही इसके नेचर पे बात करें, जैसे KMnO4 को अगर क्षारीय विलयन में लेते हैं, क्या इसका नेचर होगा। KMnO4 को अगर आप बेसिक सोल्यूशन में ले रहे हैं, क्षारीय विलयन में ले रहे हैं, तो इसका क्या नेचर होगा। तो देखिए KMnO4 में Mn का जो स्टेट है वो +7 का स्टेट है, तो जैसे ही आप इसको क्षारीय विलयन में लेंगे तो +7 से ये पहले कन्वर्ट होता है +6 में, Mn7+ से कन्वर्ट होगा सबसे पहले +6 में, और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है 4+ में, ध्यान दीजिएगा, है ना। Mn7+ कन्वर्ट होगा Mn6+ में, और ये कन्वर्ट होगा Mn4+ में। ये ट्रेंड है क्षारीय विलयन में। इसका रंग बैंगनी था, इसका रंग हरा होगा, और ये रंगहीन होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, देखिए यहां से, KMnO4 में अगर KMnO4 को क्षारीय विलयन में लेते हैं तो किस तरह का कलर में चेंजेस आएगा। तो बैंगनी से पहले हरा होगा,
एंड हरा के बाद रंगहीन होगा, क्योंकि वो पहले क्षारीय विलयन में अपने आप को +7 से कन्वर्ट करेगा +6 स्टेट में, जहां बैंगनी से आप हरा आएंगे कलर चेंज होगा, अब +6 से वो कन्वर्ट होगा +4 में, +4 स्टेट रंगहीन होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है। KMnO4 का प्रतिक्रिया है ये, KMnO4 का बिहेवियर है ये क्षारीय विलयन में, कि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को वह चेंज कर रहा है। उसी तरह से हम लोग बात करें उदासीन विलयन में, ये क्षारीय विलयन में बात हुई। उसी तरह से बात करें उदासीन विलयन में, अगर विलयन उदासीन है तो वहां पर Mn7+ Mn4+ में ही कन्वर्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, Mn7+ Mn4+ में ही कन्वर्ट होगा उदासीन विलयन में। अम्लीय माध्यम में अगर बात करें, अम्लीय विलयन में क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, Mn7+ से Mn2+ में कन्वर्ट होता है। Mn2+ भी रंगहीन कलर होता है, कोई कलर नहीं होता है, और इसका बैंगनी कलर जो था वही। ये तीनों माध्यम में प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना है कि किस माध्यम में ये क्या में कन्वर्ट हो रहा है। क्षारीय माध्यम में 3 तरह का स्टेट शो करेगा, +7 से +6 एंड फिर +6 से +4। कलर क्या होगा, बैंगनी से हरा, हरा से रंगीन। उदासीन विलयन में +7 से +4 आएगा, मतलब फिर से आप बैंगनी से रंगीन की तरफ आ गए, कलर चेंज हो जाएगा। अम्लीय विलयन में अलग ट्रेंड है, अम्लीय विलयन में ये अपने आप को +7 से +2 में कन्वर्ट कर रहा है। +2 स्टेट भी रंगहीन कलर होता है, यहां पर कोई कलर नहीं होगा +2 स्टेट में भी। तो यहां पर अगेन इस बात को हम लोग रिपीट करेंगे कि इस स्टेट में भी, इस विलयन में भी ये बैंगनी से रंगहीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये KMnO4 का फैक्ट जो कि आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसकी जरूरत है, जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं KMnO4 से, इसके तुल्यांकी भार के बारे में ये पूछा जाता है। तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, इसको नोट कर लेंगे। क्षारीय माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग भार होगा। क्षारीय माध्यम में इसका भार है 52.67। बात करें अम्लीय माध्यम, अम्लीय माध्यम में इसका तुल्यांकी भार है 31.6। अब बात करें उदासीन माध्यम, उदासीन माध्यम में भी इसका 52.67, ये तुल्यांकी भार। ध्यान दीजिएगा। इसको डायरेक्ट नोट करेंगे। क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम और उदासीन माध्यम में इसका तुल्यांकी भार निकालने का तरीका अलग है, उस तरीके की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, इसको डायरेक्ट आप याद रखें। जैसे एक एग्जांपल दे दें, एक एग्जांपल दे दे क्षारीय माध्यम में, देखिए जरा कैसे निकालते उसको समझिए। क्षारीय माध्यम में जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, वह निकालने का तरीका देखिए क्या है। क्षारीय माध्यम में क्या हुआ था, Mn7+ कन्वर्ट हुआ था Mn4+ में, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। +7 से +4 जाने के लिए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब
तुल्यांकी भार जस्ट डबल हो जाएगा। 3 ऑक्सीजन परमाणु, है ना। क्षारीय माध्यम में केमेनोफोर जो है, केमेनोफोर का जो 2 अणु है वो 3 ऑक्सीजन परमाणु, यानी +7 से +4 जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर हम दे रहे हैं। ये तो 3 इलेक्ट्रॉन दे ही रहे हैं। और 3 ऑक्सीजन परमाणु जो है वो टोटल 6 तुल्यांक देंगे। 3 ऑक्सीजन परमाणु टोटल 6 तुल्यांक देंगे। ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिएगा, टोटल 6 तुल्यांक देने वाले हैं 3 ऑक्सीजन परमाणु। तो 6 तुल्यांक का मतलब यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस तरह से जाइए। तो केमेनोफोर का जो अनुभार होगा उसका 1/3 भाग यहां तुल्यांकी भार हो जाएगा। अनुभार का, केमेनोफोर का जो अनुभार होगा, जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, उसका 1/3 भाग, 1/3 यहां पर तुल्यांकी भार हो जाएगा। तो यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है उस स्टेट में चेंज होने के लिए, या जितने ऑक्सीजन परमाणु जितना तुल्यांक वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखकर वो सारा वैल्यू को लाया जाता है, एंड उसी के बेसिस पे ये बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां से शेप पे बात कर लीजिए। क्रोमेट में आया था CrO4 2-, Cr2O7 2-। तो इसका जो आकार होता है चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल आकार पूछा जाता है, और उसमें 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। 2 टेट्राहेड्रल यूनिट होगा, इस तरह से, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। इन दोनों के बीच का एंगल 126 डिग्री होता है। एंगल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि Cr2O7 2- में किस तरह का बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड ऐसा है जो इक्विवेलेंट है, एक जैसा है। ध्यान दीजिए, यहां 3 ऑक्सीजन के साथ, यहां 3 ऑक्सीजन के साथ, 6 बॉन्ड क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में इक्विवेलेंट होता है। Cr2O7 में पूछा जाता है, Cr2O7 में बॉन्ड का नेचर आपसे पूछा जाएगा। तो 6 क्रोमियम और ऑक्सीजन का बॉन्ड इक्विवेलेंट है, और CrO-Cr के बीच में एंगल पूछा जाएगा, तो एंगल करेंगे 126 डिग्री। तो शेप को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सॉल्ट आपका कंप्लीट हुआ अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सॉल्ट जो पढ़ना था, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड सॉल्ट में कैटेगरी देख सकते हैं। सॉल्ट में कैटेगरी पहले हेलाइट्स का आया, हेलाइट्स में ये सारी बातें की गई इंपॉर्टेंट। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट में बात हुई, जहां पर इसका कलर इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम पर मैग्नेट में ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन, उदासीन विलयन में इसका स्टेट, आकार एंड इसके तुल्यांकी भार को आप ध्यान में रखिएगा। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है उसी के बेसिस पे ये निकाला जाता है। तो इसके इक्विवेलेंट वेट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब सिलेबस में आगे क्या है देखिए जरा।
अब इसी चैप्टर में आगे है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ना है इसी में, जिसमें स्ट्रक्चर है, आइसोमेरिज्म है, रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, वैलेंस बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। गजब का सिलेबस है, जेटेड लेवल में गजब का सिलेबस दिया हुआ है। चलिए, तो अब इसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। आगे हम लोग अब इसी में अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहे हैं, इसी में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको बोलते हैं हम लोग। हिंदी इसका है उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी इसको नॉर्मल बोल सकते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, संकुल यौगिक। सबसे पहली बात, इसकी एक खास विशेषता है कि अगर इसका आप बिलियन बनाते हैं, एक्वस बनाते हैं, तो ये बिलियन में भी अपने अस्तित्व को मेंटेन रखता है, अपना आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कैसे पहचानेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप उसका वाटर में डालकर बिलियन बना लें, तो बिलियन बनने के बाद भी ये अपने आइडेंटिटी को मेंटेन अगर रखता है, अपने अस्तित्व को मेंटेन रखता है, तो वह कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक कंपाउंड इस तरह का दे दे K2, इसी तरह से लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स को FeCN का होल 6। तो इसमें पोटेशियम K प्लस में है, Fe2 प्लस में है, Cn -6 स्टेट में है। तो मान लीजिए इसका एक्वस में वाटर बनाए, तो जैसे जनरली किसी भी कंपाउंड में अगर प्लस और माइनस का स्टेट रहता है, तो वाटर में जाने के बाद प्लस अलग हो जाएगा, माइनस अलग हो जाएगा। जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। तो यहां भी वो काम होना था, प्लस माइनस को अलग होना था, बट ये आयनों में नहीं टूटेगा, आयनों में नहीं टूटेगा। तो ये रहा कि ये अपने अस्तित्व को मेंटेन कर रहा है ना, ये अपने अस्तित्व को मेंटेन कर रहा है। ये अंदर का पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, अंदर का पार्ट एकदम से डिस्टर्ब नहीं होगा, पूरा पूरा Fe प्लस और Cn माइनस आपको मिलने वाला नहीं है। जनरली हम इसी पार्ट पे बात करेंगे, ब्रैकेट के जो अंदर है उसके डिस्टर्बेंस पे बात करेंगे। मेन ये है ब्रैकेट के जो अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर का पार्ट अभी आगे आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रैकेट के अंदर का पार्ट अगर वाटर में डिस्टर्ब ना हो, एज इट इज रहे, तो वह आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वह आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, यहाँ पर K4 होगा बैलेंसी मेंटेन करने के लिए। अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको ध्यान में रखना है।
चलिए देखिए समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक धातु होता है और धातु के साथ लिगेंड जिसको बोलते हैं संलग्नी, उसका बॉन्ड होता है। जैसे कि अभी आपके सामने आया FeCN का होल 6K4, मान लीजिए ये कंपाउंड आया, तो Fe यहां पर धातु हो गया और ये CN यहां पर लिगेंड हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड है जनरली वो मेटल और लिगेंड के बीच में है। धातु और संलग्नी के बीच में जो बॉन्ड है वही बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर एक सिद्धांत है, तो सिद्धांत को नाम देते हैं वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह का वैलेंसी होगा। एक वैलेंसी को प्राइमरी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, और एक वैलेंसी को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। आगे के लिए जो समझाया जा रहा है उसको समझिए, आगे यूज होने वाला है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही एक थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है। तो ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बोला गया कि आपके पास दो तरह का वैलेंसी है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल का मतलब जल में आयन की तरह टूटेगा, ये टूटेगा, जल में आयन की तरह टूटेगा। सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइजेबल नहीं है, आयनित नहीं है, आयनित नहीं होगा। प्राइमरी वैलेंसी जल में आयनित हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंसी जल में आयनित नहीं होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए CONH3 का होल 6Cl3 ये कंपाउंड दिया गया है। तो ब्रैकेट में जो बाहर है वह आपका प्राइमरी वैलेंसी है। अब ब्रैकेट के अंदर ये तो आपका कोबाल्ट धातु आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो जुड़ा हुआ है लिगेंड वह आपका सेकेंडरी वैलेंसी है। जब आप इसको वाटर में लेंगे तो ये जो 3Cl है 3Cl माइनस के तौर पे बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है आयोनाइजेबल। बाकी अंदर का जो पार्ट है NH3 का होल 6 एज इट इज रहेगा। अगर इस पे 3 माइनस चार्ज है तो इस पे 3 प्लस आ जाएगा, जितना माइनस उतना ही प्लस। तो आप देख सकते हैं कि अंदर का आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं हुआ। अभी थोड़ा देर पहले बोला गया कि अंदर का आइडेंटिटी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक ऐसा कंपाउंड जो कि जल में आयन नहीं दे लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी के तौर पे टूटे, आइडेंटिटी उसका डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रैकेट के अंदर में जो धातु और धातु के साथ जो लिगेंड है, धातु और धातु के साथ जो लिगेंड है ब्रैकेट के अंदर में, वाटर में एक्वस में जाने के बाद वह आइडेंटिटी आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, वह आइडेंटिटी एज इट इज रहेगा। तो वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इंडिकेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेचर को वेरीफाई करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आया जिसको नाम देते हैं वर्नर्स थ्योरी। और इस थ्योरी के अनुसार जो जटिल संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके पास दो तरह का वैलेंसी है। एक आपका प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयोनाइजेबल है, जल में डालने के बाद आयनित होगा, और एक आपका सेकेंडरी वैलेंसी जो आयनित नहीं होगा। तो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के जो बाहर है वह आपका प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, ब्रैकेट के जो अंदर है वो आपका सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और जितना माइनस डेवलप होता है उतना ही क्या डेवलप होगा, प्लस। तो यहां पर 3 माइनस चार्ज आया, 3Cl था, एक Cl पे एक माइनस चार्ज होता है, 3Cl है तो 3 माइनस आया, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो आपका 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिए। उसी तरह से CONH3 का होल 5Cl, यहां Cl2 कर दे, वाटर में ले ले, 2Cl माइनस बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या
CONH3 का होल 5Cl2 माइनस से ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस में, जितना माइनस उतना ही प्लस। तो यहां भी ये प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव किया, तो ये जल में आपका आयनित हो गया। अब यहां से एक चीज पे बात कर ले, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है, सहसंयोजक संख्या। तो यहां पर ध्यान क्या आपको रखना है कि जितना सेकेंडरी वैलेंसी होता है, एसबी का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी, उतना ही सहसंयोजक संख्या होगा। तो जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, इस एग्जांपल में मान लीजिए आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे, तो आप मेटल को छोड़ के देखिए, ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के देखिए क्या है, 5NH3, 5NH3 है और 1 Cl है, तो 5 और 1 6, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। ये तरीका है, जितना सेकेंडरी वैलेंसी होगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। इस वाले में आ जाइए, इस एग्जांपल में ये तो मेटल है, इसको छोड़ दीजिए, ये टोटल 6 टाइम्स है, मेटल के साथ कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है 6 लिगेंड, तो बोला गया कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से मान लीजिए रहे CuCl4 का 2 माइनस, तो यहां पर ब्रैकेट के अंदर 4, ये तो मेटल हो गया, ये तो कॉपर मेटल हो गया, ब्रैकेट के अंदर हाँ, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल 4 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में जो टोटल लिगेंड है वो टोटल लिगेंड 4 है। तो ये वर्नस थ्योरी है जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां से आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, अगर आपसे चालकता पूछा जाए, कंडक्टेंस पूछा जाए, ये भी ध्यान में रखना है। तो प्राइमरी वैलेंसी जितना ज्यादा होगा, कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, चालकता उतना ही ज्यादा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे CONH3 का होल 6Cl3, ये एक कंपाउंड दे दे, CONH3 का होल 5ClCl2, CONH3 का होल 4Cl2Cl, मान लीजिए ये दे दे, और इन सारे में आपसे कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछा जाए कि किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो यहां पर क्या बोला गया, जिसका प्राइमरी वैलेंसी ज्यादा होगा उसमें कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। इसमें प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे 3 है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे 2 है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी के तौर पे 1 है, 3 2 1। इसको फर्स्ट माने, इसको सेकेंड माने, इसको थर्ड माने, जितना ज्यादा प्राइमरी वैलेंसी उतना ही ज्यादा कंडक्टेंस, तो फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगा सेकेंड का, और सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा थर्ड का। तो ये कंडक्टेंस का भी ऑर्डर यहां से आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंडक्टेंस का ऑर्डर पूछा जाता है वर्नस थ्योरी में, क्या होगा प्राइमरी वैलेंसी, क्या होगा सेकेंडरी वैलेंसी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब अगले क्लास में, चैप्टर लंबा है थोड़ा, अगले क्लास में इसी में आगे बढ़ेंगे। डी ब्लॉक आप लोगों का कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, जितना भी डी ब्लॉक पढ़ना था। अब जो स्टार्ट हुआ है वो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ है। तो मिलते हैं अब कल के क्लास में।